गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लेक्चर नंबर 10 में आज हम जो भी प्रीवियसली डिस्कस टॉपिक है उनसे रिलेटेड कुछ जेडबल नीट का प्रैक्टिस करेंगे। मेनली आज एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपके पास 4 ऑप्शन होंगे एंड परफेक्टली यू हैव टू कैलकुलेट द करेक्ट आंसर। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का क्लास, जिसमें कि हमें प्रैक्टिस करना है। एग्जाम्पल नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विच इज नॉट करेक्ट अमंगस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कैथोड रेज। कैथोड रे के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। सारे स्टेटमेंट पढ़ेंगे बच्चों हम। पहला फर्स्ट ए ऑप्शन क्या दिया गया है, they are deflected by electric and magnetic field। यस, सही बात है, वो डिफ्लेक्टेड हो जाते हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से। सेकंड स्टेटमेंट, E by M ratio of particles forming them depend upon the gas filled in the discharge tube। कि जो E by M का रेशियो है वो उस गैस के ऊपर डिपेंड करता है क्या, जो कि उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर फिलअप किया जाता है। तो ये एक गलत स्टेटमेंट है, गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द गैस। थर्ड स्टेटमेंट है, E by M रेशियो इज कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ गैस फिल्ड एंड कैथोड मटेरियल। अब देखो ये दोनों ही स्टेटमेंट एक दूसरे के कॉन्ट्रावर्शियल है, यानी दोनों में से एक ही सही हो सकता है ना। और सही कौन सा है, E by M रेशियो इज कांस्टेंट होता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ गैस फिल्ड इन द कैथोड रे ट्यूब एंड कैथोड मटेरियल। पार्टिकल फॉर्मिंग देम प्रोसेस द सेम मास एंड सेम चार्जेस, इट इज आल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। तो कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो बी इज द करेक्ट आंसर हियर, इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट। ओके बच्चों, क्लियर है। ये कैथोड रेज मैंने आपको पढ़ाया था, आप जाके उस सेकंड क्लास के अंदर देख सकते हैं कैथोड रे की प्रॉपर्टीज। ओके, नेक्स्ट आज का सेकंड एग्जांपल है बच्चों, द वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको वर्क फंक्शन दिया गया है। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन कॉज फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन फ्रॉम द मेटल इज अप्रोक्सीमेटली। आपको वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फाइंड करनी है जिससे कि फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन होगा, कि जैसे ही आपका लाइट मेटल की सरफेस पर टकराएगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा। तो वो वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कौन सा होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ यानी कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिसको कि हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन में वर्क फंक्शन दिया गया है, पता है आपको 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वर्क फंक्शन से सबसे पहले E निकाल लीजिए। E निकालना हो, एनर्जी निकालना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो वर्क फंक्शन है ना इसको मल्टीप्लाई कर दो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो E आ जाएगा। फिर हमारा फॉर्मूला E इक्वल्स टू Hc/λ। देखो आपको क्वेश्चन में E मिल गया। H प्लांक कांस्टेंट आप जानते हैं 6.625 इंटू 10⁻34 एंड C वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸8। जब 4 में से 3 वेरिएबल आपके पास है देन यू कैन इजीली कैलकुलेट 4। आई थिंक बच्चों आ जाएगा आराम से, आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले H न्यू नोड, न्यू नोड मतलब आपको बात कर रहे हैं हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की, राइट। तो हमें क्या दिया है, वर्क 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया ना, तो अभी इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इससे इज मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो 4 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर क्या आने वाला है, 6.4 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये किसके बराबर है, Hc/λ के।
अब आपके पास h है, आपके पास c है, क्या आप लैम्डा फाइंड नहीं कर सकते? वही काम हमने यहाँ किया है। वी आर यूजिंग कैलकुलेटिंग हियर लैम्डा, h की वैल्यू रख दिया, c का वैल्यू रख दिया और ये आपके पास e का वैल्यू है। सारी वैल्यू पुट किया तो आपको मिल गया 3 × 10⁻⁷ मीटर। यानी कि आप अगर नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो कितना हो जाएगा? ये 300 नैनोमीटर। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो आपका जो सी वाला जो ऑप्शन है जिसमें कि 300 नैनोमीटर ऑप्शन में दिया गया है वो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर होगा। एक करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स मिलेंगे और अगर रॉन्ग हो गया तो क्या मिलेगा आपको? -1। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 की बात कर रहे हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है जरा देखिए आप। व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है? 3.2 × 10⁻16 हर्ट्ज is used to irradiate metal surface, the maximum kinetic energy 3/4 of the emitted photoelectron is of energy of irradiating photons. What is the threshold frequency of the matter? देखो आपको एक फ्रीक्वेंसी दी गई है, दूसरा फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन में पूछा गया है और दो अलग अलग काइनेटिक एनर्जी है ना। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 3/4 ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन ऑफ द एनर्जी। जितना एनर्जी है उसका 3/4 जो है वो इमिशन में चला जाता है। तो देखो जब भी हमें है ना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना हो तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, उसका 3/4 वो किस में चला जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा। तो उसका 3/4 काइनेटिक एनर्जी देखेंगे। फिर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? आपको वो तो पता ही होगा कि काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? h प्लैंक कांस्टेंट म्यू माइनस म्यू नॉट। अब देखिए आपके पास काइनेटिक एनर्जी आपको मिल जाएगा यहां से, h प्लैंक कांस्टेंट आप जानते हैं एंड म्यू फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट करना है। तो आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो आप एग्जैक्टली वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। देखते हैं बच्चों कौन सा आंसर करेक्ट आता है इसमें से। सबसे पहले मैंने आपको फॉर्मूला बता ही दिया कि आपके पास फॉर्मूला क्या है। जो ओरिजिनल फॉर्मूला है E = h म्यू। आपके पास h है, आपके पास म्यू है, तो आपने h म्यू एनर्जी कर दिया इक्वल्स टू h म्यू 0 प्लस ये 3/4 बोला ना उससे 3/4 h ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी, ये कहीं रख दिया हमने अभी, राइट। हमें म्यू 0 कैलकुलेट करना है। म्यू 0 कैलकुलेट करना है तो ये h से तो h कैंसिल हो रहा है आपका, वैसे भी ये h से दोनों साइड है तो h हो गया। ये म्यू 0 निकालना है आपको, तो म्यू 0 3.2 × 10⁻16 माइनस 3/4 और ये अगेन दिस वैल्यू, तो ये वैल्यू बड़ी होगी ये छोटी होगी, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ये बाहर निकाल के एलसीएम ले लिया, तो ये तो कॉमन ले लिया, ये एलसीएम आ गया 1 - 3/4, तो ये क्या आ जाएगा 4/3, नहीं 1 - 3/4 यानी कि क्या हो जाएगा 1/4, तो बस इस वैल्यू को 1/4 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 0.8 × 10⁻16। हमें इसको लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं हम 8 × 10⁻15 हर्ट्ज, जो कि आपका डी ऑप्शन है क्वेश्चन के अंदर। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया डी। समझ में आया बच्चों? आपको जो फॉर्मूला लगाना है वो ये लगाना है, और आपका ओरिजिनल फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है h म्यू माइनस म्यू नॉट। बस आपके पास काइनेटिक एनर्जी मिल गया, h आपके पास है, म्यू आपके पास है, देन म्यू नॉट, यानी कि आपको ये कैलकुलेट करना है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, नाउ एग्जांपल नंबर 4 पढ़ते हैं हम। इफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज आते ही दिमाग में पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि इसके लिए n इनिशियल कितना होता है 1 is x, then the longest wavelength of the line in Balmer series। अब बाल्मर सीरीज आते ही
आपको पता ना होना चाहिए एन इनिशियल की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पर 2 ऑफ Li प्लस 2 इज Li प्लस 2 के लिए आपको क्या फाइंड करना है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। देखो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ स्पेक्ट्रल लाइन हाइड्रोजन ऑफ लाइमन सीरीज कितना है आपके पास x, और आपको कैलकुलेट करना है क्या, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, और कौन सी के लिए, पाल्मर सीरीज के लिए, राइट, और Li प्लस। तो लिथियम के लिए Z की वैल्यू पहले पता होना चाहिए। देखो यहाँ हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू 1 होती है, पर लिथियम के लिए Z की वैल्यू कितना होगा बच्चों, 3, और यहाँ N इनिशियल कितना है 1, यहाँ N इनिशियल कितना है 2। यहाँ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बता रहा है मतलब 2 से 1 में आएगा, यहाँ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बता रहा है मतलब इनफाइनाइट से 1 में आएगा। तो वो हम दोनों का रेशियो देख लेते हैं क्या रहेगा। देखो बच्चों हमारे पास रिडबर्ग कांस्टेंट का फॉर्मूला है ना, कि रिडबर्ग कांस्टेंट क्या होता है, E इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर। ये हमने 1 बाय लैम्डा कर दिया, म्यू बार की जगह हमने क्या कर दिया, 1 बाय लैम्डा कर दिया। मैंने पहले आपको ये फॉर्मूला भी पढ़ाया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेव नंबर इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा हो गया आर रिडबर्ग कांस्टेंट Z का स्क्वायर। हाइड्रोजन के लिए Z का वैल्यू कितना होता है, Z इक्वल्स टू 1 फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर कुछ होगा नहीं। अब इसने बोला इनफाइनाइट से, 1 बाय इनफाइनाइट क्या होगा, 0, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इससे भी 0 निकालोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो आपके पास क्या आंसर आ गया, R, और ये R की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1 बाई एक्स। तो x क्या होगा यहाँ पर, 1 बाई आर हो जाएगा, इसको इधर लाओ, इसको नीचे ले जाओ, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 बाई आर हो गया। अब वापस आपको सेकंड कंडीशन की बात कर रहे हैं, ये हमने लाइमन सीरीज की बात की, अब हम बाल्मर सीरीज की बात कर रहे हैं, जहां पर 1 बाई लैम्डा इक्वल्स टू वही अगेन R, एंड यहां पर लिथियम जो है प्लस 2, तो उसके लिए Z की वैल्यू कितना होगा 3। ओके, तो यहां पर Z स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा, और N इनिशियल कितना होगा बाल्मर के लिए 2, और ये कहां से आएगा 3 से, तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी 4 और 3 का स्क्वायर मतलब 9। बस आप एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, ये जस्ट R की जगह आप क्या रखोगे, 1 बाई एक्स रख दिया, और फिर आपने एलसीएम ले लिया 9 से मल्टीप्लाई करके, है ना। तो ये एलसीएम लेके आपने इसको सॉल्व कर लिया, तो आपके पास जो लैम्डा आ रहा ना वो कितना आ रहा है 36 x बाई 45। फिर आप इसको कट कर देंगे तो 6 से कट हो जाएगा, ये 4 आ गया 5 आ गया, क्या आ जाएगा 4x बाई 5 लैम्डा, वेवलेंथ की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ x। समझ में आया बच्चों आपको। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको लाइमन सीरीज के लिए फाइंड करना है, फिर आपको बाल्मर में जाना है, और उसके बेसिस पे आपको लैम्डा कैलकुलेट करना आना चाहिए। क्योंकि ये जो R है ना, R, इसकी जगह आपने क्या रख दिया, इस R की जगह ये वैल्यू रख दी, इसको इधर लेके गए, तो ये वैल्यू आपने इधर पुट कर दिया, जस्ट पुट द वैल्यू हियर। बस बाद में तो एलसीएम लेके आपने सॉल्व कर दिया और कुछ नहीं किया है, तो आपको वेवलेंथ मिल जाएगा बच्चों। चलो नेक्स्ट एग्जांपल है अभी का, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज E बाई एम का जो रेशियो है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू दैट ऑफ हाइड्रोजन आयन इज, हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन के लिए जो रेशियो होगा E बाई एम का वो क्या होगा, वो हमें बताना है। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज E by m of an electron to that of hydrogen ion is, क्या होने वाला है, बहुत सिंपल सी बात है, 1840 होता है वो। देखो E by m का जो रेशियो है, E by m का रेशियो है, और हाइड्रोजन का जो मास है उसके कंपैरिजन में इतने गुना ज्यादा होगा, तो ये 1840 जैम टू 1 मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मास हम कितना लेते हैं नॉर्मली 1,
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेना है। ये पहले मैंने आपको जो फर्स्ट टेबल दिया था ना, जिसमें रिलेटिव मास का रेशियो आपको दे रखा था, बस उस डायरेक्टली टेबल से सीधा सीधा क्वेश्चन है। आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही वो टेबल डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में, वही देखना है आपको। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 6, देखिए आप। हाउ मेनी लाइन्स, देखो लाइन्स का भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है। हाउ मेनी लाइन्स इन द स्पेक्ट्रम विल बी ऑब्जर्व व्हेन द इलेक्ट्रॉन रिटर्न फ्रॉम 7th सेल टू 2nd सेल। जब इलेक्ट्रॉन 7th सेल से 2nd सेल में आ रहा है, तब टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन क्या होगा। देखो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो है n, मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया था। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कैलकुलेट करना है ना, तो उसके लिए फॉर्मूला था n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, तो बच्चों n2 की वैल्यू कितनी है 7, n2 की वैल्यू 7, n1 की वैल्यू 2, तो 7 माइनस 2 कितना आने वाला है 5 इंटू, ये तो रहेगा 5 प्लस 1 कितना हो गया 6 डिवाइडेड बाय 2, 5 इंटू 6 30 डिवाइडेड बाय 2 यानी 15 इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो आपका आंसर कौन सा सही होगा बच्चों इसमें, बी इज द करेक्ट आंसर हियर। समझ में आ जाएगा, बी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। वही आ गया 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2, 15 इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 7 की बात करते हैं। When sodium compounds are heated in a Bunsen burner, जब हम बुनसन बर्नर पर किसको हीट कर रहे हैं, सोडियम के कंपाउंड्स को। बुनसन बर्नर फ्लेम पर हम उनको हीट कर रहे हैं। दे इमिट लाइट एट वेवलेंथ ऑफ 5890 एंगस्ट्रॉम। इस वेवलेंथ पर वो लाइट को इमिट करते हैं। इफ 1 into 10⁻⁻⁴ moles of sodium atom each emit a photon of wavelength, how many kilojoules of energy are emitted? कितना एनर्जी इमिट होगा वो हमें कैलकुलेट करना। देखो हमें सोडियम एटम के नंबर ऑफ मोल भी दिए गए हैं, 1 into 10⁻⁴ moles of sodium atom each emit a photon of wavelength, how many kilojoule of energy is emitted। देखो बच्चों हमें क्या करना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास, we have to calculate the energy here। और जब भी हमें एनर्जी कैलकुलेट करना है हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, कि एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, NHc बाई लैम्डा। अभी आपके पास नंबर ऑफ मोल है ऑफ सोडियम एटम, तो मल्टीप्लाई विद एवोगैड्रो नंबर कर देंगे। H प्लांक कांस्टेंट आपके पास है, C वेलोसिटी ऑफ लाइट है, एंड वेवलेंथ इज आल्सो प्रेजेंट हियर। जब आपके पास सारे वेरिएबल्स की वैल्यू है तो वैल्यू पुट करेंगे तो आपको इजीली E का वैल्यू, एनर्जी का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, कैलकुलेशन करके देख लेते हैं बच्चों। आपका करेक्ट आंसर जो आ रहा है इसमें ये है, कैसे आएगा वो देख लेते हैं हम। पहले हमारे पास n, इतने नंबर ऑफ सोडियम एटम के मोल्स है, तो 10⁻⁻⁴ इंटू एवोगैड्रो नंबर कर दिया, इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए। अब आपको फॉर्मूला E इक्वल्स टू NHc बाई लैम्डा। आपके पास n है, आपके पास H है, आपके पास C है, आपके पास लैम्डा है। बस पुटिंग द वैल्यू हियर, n की वैल्यू यहाँ पर रख दी, ये पूरा n का वैल्यू है, h का वैल्यू ये h का वैल्यू आ गया पूरा। प्लांक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻34। C वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ एंड द लैम्डा हियर 5890 इंटू 10⁻10। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है -10। अब सोल्व करेंगे इसको तो आपके पास आंसर आ जाएगा
2.03 into 10⁻⁻² किलोजूल इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। समझ में आ गया बच्चों? नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है आपको? द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस के लिए आयनाइजेशन एनर्जी कितना है? 19.6 into 10⁻⁻18 जूल पर एटम। यूनिट देखें आप, जूल पर एटम। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट ऑफ Li+। देखो आपको किसका आयनाइजेशन एंथैल्पी दिया गया है? हीलियम का। और हीलियम के लिए Z का वैल्यू कितना होता है बच्चों? 2। लिथियम के लिए Z का वैल्यू कितना होता है? 3। अब फर्स्ट स्टेशनरी फेज यानी N1 की वैल्यू तो 1 ही होने वाली है ना? और यहाँ पर Z का डिफरेंस है, तो हमें हीलियम का दिया गया है तो पहले हाइड्रोजन का निकाल लो और फिर Z² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें लिथियम +2 का आ जाएगा। देखो आपको इतना दिया है ना, आपके पास फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूले से आपको उसमें फॉर्मूला आता है Z²/N²। तो Z² यानी 2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? 4। जब हम इस वैल्यू को 4 से डिवाइड कर लेंगे तो हमें किसका वैल्यू मिल जाएगा? वो हाइड्रोजन का मिल जाएगा। और जब हाइड्रोजन का मिल गया ना, उसको हम Z² यानी 3 का स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा ना, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आपका आएगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि आपको हीलियम के लिए Z की वैल्यू कितना होता है? 2। लिथियम के लिए Z की वैल्यू कितना होता है? 3। और आपको एनर्जी दे रखा है, आयनाइजेशन एनर्जी आपके पास है। आपको सिर्फ क्या करना है? हीलियम के लिए है तो स्टैंडर्ड पहले हाइड्रोजन के लिए लेके आ जाओ, फिर लिथियम के लिए फाइंड करना है तो लिथियम के लिए फाइंड कर दो। इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं आप। यहाँ डी आपका करेक्ट आंसर आ रहा है। कैसे आ रहा है वो अभी देख लेते हैं। जस्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हम फटाफट अभी। देखो बच्चों, EH आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं ना, IEH आयनाइजेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन इनटू Z²। अब Z² में हम बात कर रहे हैं हीलियम की, तो हीलियम के लिए Z कितना होता है? 2। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, है ना? ये वैल्यू हमें दी गई है, तो आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करना है, तो डिवाइड विद 4 कर दीजिए। यानी इस 19.6 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? 4.9 into 10⁻⁻18 जूल। ये किसका हो गया? आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन। जब आपके पास आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन आ गया है ना, EA ऑफ लिथियम फाइंड करना है आपको, E1 ऑफ लिथियम +2। तो देखो ये का यही वैल्यू हो गया इनटू 9 करना पड़ेगा। Z², 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 के स्क्वायर को अगर आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 9 इंटू दिस वैल्यू करेंगे तो आपको एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा यहाँ पर 4.41 इंटू 10⁻⁻17 जूल इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, क्लियर है? सिंपल है। आपके पास हीलियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी था, पहले आपने हाइड्रोजन का फाइंड कर लिया और हाइड्रोजन से लिथियम का फाइंड कर लिया। बस सिर्फ आपको किसका ध्यान रखना है? Z का, कि हीलियम के लिए Z 2 होता है जबकि लिथियम के लिए Z कितना होता है? 3 होता है। बस। नेक्स्ट एग्जांपल, in the consideration of the Bohr's theory for hydrogen-like species which orbit of the beryllium+3 ions can have same radius as the ground state electron orbit of the hydrogen atom। क्वेश्चन में आपको बोला है इन द कंसिडरेशन ऑफ बोहर थ्योरी, बोहर थ्योरी को कंसिडर करना है। हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज है ना, जिसमें कि बेरिलियम+3 हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज होगी, उसका जो रेडियस है वो सेम रहना चाहिए एज द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। क्योंकि हाइड्रोजन के लिए बच्चों Z का वैल्यू क्या होता है? 1 और बेरिलियम के लिए Z का वैल्यू
हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। समझ में आया? इसके लिए Z का वैल्यू कितना होगा 4 और रेडियस सेम रखना है तो आपको पहले रेडियस का फॉर्मूला पता हो। आर एन इक्वल टू क्या होता है A0 यानी 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। यानी आपको क्या करना है, ऐसा वैल्यू सेट करना है कि एन स्क्वायर बाई जेड की वैल्यू एक जैसा आ जाए। तो देखो बच्चों, आपके पास Z का वैल्यू कितना है 4 है, तो यहां आप 4 रखोगे तो ऊपर वाली वैल्यू भी 4 होनी चाहिए क्योंकि आपको हाइड्रोजन के बराबर करना है। तो एन स्क्वायर की वैल्यू 4 होनी चाहिए, तो एन की वैल्यू कितनी होगी 2 हो जाएगी ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को परफेक्टली रीड किया कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। आफ्टर दैट फॉर्मूले में एन स्क्वायर और जेड को हमें बराबर करना है, बस उसी कॉन्सेप्ट से आपने एन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। एन इक्वल टू 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें देख लेते हैं बच्चों, बिल्कुल सही बात है, बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हियर। एन की वैल्यू क्या रहेगी 2। कैसे आता है जरा इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं हम। वही कहानी, A0 की वैल्यू कितना है 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड। अब जेड की वैल्यू आपके पास 4 है, इक्वल टू कितना आना चाहिए हाइड्रोजन के बराबर 0.529। हाइड्रोजन के लिए जेड भी 1 होता है और एन भी 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और डिवाइडेड बाय 1, यानी कि यहां से आप सोल्व करेंगे तो ये N2 का वैल्यू कितना आएगा 4 आएगा। जब N2 का मतलब N स्क्वायर का वैल्यू 4 है तो N का वैल्यू कितना होगा बच्चों 2, यानी N इक्वल टू 2 में जब होगा तब दोनों का रेडियस बराबर होगा। समझ में आ गया? थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।